Hi guys, this is Vikram and today I will start very important lecture related to spoken English। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी हम हैज़ के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। ये आप भी जानते हैं कि जब भी हम हैज़ के तुरंत बाद किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। लेकिन यदि ऐसा हो कि हैज़ के तुरंत बाद यदि एमवी थर्ड का यूज़ नहीं करके उसके स्थान पर यदि नाउन यूज़ कर दें, प्रोनाउन यूज़ कर दें या फिर आर्टिकल यूज़ कर दें, अर्थात हैज़ के तुरंत बाद यदि एक ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाए, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किस टेंस के तहत की जाती है। और याद रखें कि जब भी हैज़ के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस प्रकार के वाक्यों को हम स्पोकन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और देखते हैं हम कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो समझे यहाँ पर हैज़ के बारे में। तो पहली कंडीशन ये होती है कि हैज़ हैव को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। What is the mean of auxiliary verb? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ध्यान से समझे। तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि हैज़ मिले और यदि हैज़ के तुरंत बाद यदि आपको मुख्य क्रिया का यूज़ करना है तो याद रखें हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तब इस प्रकार का फॉर्मूला आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत। किसके तहत? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत। तो याद रखें जब भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैज़ के तुरंत बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब इस प्रकार के वाक्य की पहचान की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हैज़ के तुरंत बाद यदि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ न करके उसके स्थान पर क्या यूज़ कर दे? ऑब्जेक्ट यूज़ कर दे, तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किस टेंस के तहत की जाती है। और याद रखें कि जब भी हैज़ के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो इस प्रकार के वाक्य हमेशा स्पोकन में मोस्टली बोले जाते हैं। और याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी जाके आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा समझ पाएंगे। तो अब समझते हैं कि यदि आपका सब्जेक्ट हो, क्या हो? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज़ या हैव हो और हैज़ के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए। क्या आ जाए? एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखें लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि यदि सेंटेंस में एक ही क्रिया हो तो उस सेंटेंस की मुख्य क्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्रिया कितनी है सेंटेंस में? इस सेंटेंस में एक क्रिया है, तो यहाँ पर हैज़ मुख्य क्रिया का काम करेगी। और याद रखें हैज़ पढ़ती है फर्स्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में पढ़ती है? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर देखें हैज़ यहाँ पर क्रिया है और ये भी यहाँ पर क्रिया है। दो क्रिया होते ही यहाँ पर फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब कहलाती है एंड सेकंड वाली क्या कहलाती है? मेन वर्ब कहलाती है। तो याद रखें जब हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। और जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज़ का यूज़ करें और हैज़ के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट में हो सकता है एक नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट आपका प्रोनाउन। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेसिंग नाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल माई, आवर, योर, देयर, ही, सी, इट, हिम, हिज, ये सारे किसके पार्ट होते हैं? प्रोनाउन के। नेक्स्ट आपका आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं आपके ए एंड द। तो याद रखें द होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल एंड ए और एन होते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि हैज़ के तुरंत बाद मुख्य क्रिया का यूज़ न करके यदि उसके स्थान पर एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर दे, अर्थात नाउन आ जाए या प्रोनाउन या फिर आर्टिकल आ जाए। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम एंड आर्टिकल होते हैं आपके ए एंड द। क्या होते हैं? ए एन एंड द। तो क्लियर रखें, तब इस प्रकार के वाक्यों में हैज़ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। और याद रखें कि इस प्रकार के वाक्यों को आप हिंदी में कैसे पहचानोगे। तो याद रखें इसका कि जब भी वाक्य के अंत में
इस प्रकार से सेंटेंस फिनिश हो कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास हो, कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पैसे हैं, उसके पास पेन है, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास पैसे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है? इस प्रकार के वाक्यों की पहचान इस फॉर्मूले के तहत की जाती है और मोस्ट ऑफ केसेस में हम इसका यूज़ स्पोकन में करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जब भी हैज़ के तुरंत बाद मुख्य क्रिया यूज़ करें तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करें, तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। और जब भी हैज़ के तुरंत बाद यदि मुख्य क्रिया यूज़ ना हो, उसके स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल इस तरह से अगर यूज़ करें, तब हैज़ इकलौती क्रिया होने के कारण उस सेंटेंस की मुख्य क्रिया कहलाती है और हैज़ पड़ती है फर्स्ट फॉर्म में। याद रखें, देखिए यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर मेन वर्ब बन गई, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करे और मेन वर्ब का काम भी करे, तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब हम पढ़ेंगे इस फॉर्मूले के बारे में। इस फॉर्मूले के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था, और यदि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियो लेक्चर देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और सेकंड वीडियो लेक्चर हायर लेवल इंग्लिश ऑफ हैज़र्ड एंड हैवेड, जिससे कि आपको ये वीडियो लेक्चर क्लियर हो जाए। तो अब हम समझते हैं कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से कुछ आपको आइडिया लगा कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा कि इस प्रकार के वाक्य किस टेंस के तहत बोले जाते हैं। जब भी आपका सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान की जाती है प्रेजेंट सिंपल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत। तो याद रखें कि ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला पड़ेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मूले से समझेंगे, कैसे इसकी हिंदी होगी और कैसे। तो अब हम इसे ब्रीफली पढ़ते हैं, आप थोड़ा केयरफुली ध्यान दें, और यदि आपने एक बार इसे समझ लिया तो आपका लाइफ टाइम आपको कभी भी किसी सेंटेंस को फ्रेम करना हो तो वहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम समझते हैं इस फॉर्मूले को। फॉर्मूले में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके तुरंत बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या क्या मान सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट में मान सकते हैं हम नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल। तो फॉर्मूला देखें, आज हम समझ रहे हैं यूज ऑफ हैज़, यूज ऑफ हैज़। तो यहाँ पर समझे फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज़ करेंगे आप? हैज़ या हैव, और हैज़ के तुरंत बाद आप क्या यूज़ करेंगे? एक ऑब्जेक्ट। और एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट में हो सकता है नाउन, जिसे हम कहते हैं संज्ञा, हो सकता है आपका प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम, एंड हो सकता है आपका आर्टिकल। क्लियर? तो इस तरह से हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज़ कर ले। तो देखें यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ यहाँ पर इकलौती क्रिया, ये आपका ऑब्जेक्ट। हैज़ यहाँ पर इकलौती क्रिया होने के कारण कौन सी फॉर्म में पड़ेगी? फर्स्ट फॉर्म में। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मेनू की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस के तहत आता है? तो याद रखें कि ये फॉर्मूला आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। तो याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत ये फॉर्मूला बोला जाएगा। अब याद रखें किस सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ यूज़ करना है और किसके साथ हैव यूज़ करना है। और यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको क्लियर है कि जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो, या फिर सिंगुलर नाउन, क्या हो आपका? सिंगुलर नाउन, तब आपको यूज़ करना है हैज़ का। किसका यूज़ करना है? हैज़ का यूज़ करना है। और जब आपका सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, व प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा, तब आपको क्या यूज़ करना है? हैव यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? हैव यूज़ करना है। और ये टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है केवल पॉजिटिव के लिए। याद रखें ये कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है? केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करना हो, तब ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के लिए हैज़ लगाएं, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के लिए हैव का यूज़ करें। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी में कैसे पहचानें? तो याद रखें जब भी
कोई भी चीज़ या वस्तु किसी भी इंसान के पास हो तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव ए मोबाइल फ़ोन। तो इस प्रकार के वाक्य किसके तहत बनते हैं? इस फॉर्मूले के तहत बनते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में स्पोकन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो याद रखें इसे और स्पोकन में बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। तो ये क्लियर है आपको। ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ करना है। तो पहले हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ आप किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम समझते हैं फॉर सिंगुलर। किसके लिए समझेंगे? पहले हम समझेंगे फॉर सिंगुलर, अर्थात एक वचन के लिए आप कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं फॉर सिंगुलर। तो बात करते हैं सेंटेंस को हम 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटरोनेगेटिव। तो पहले हम समझते हैं पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सब्जेक्ट। तो पहले हम समझ लेते हैं इसको सिंगुलर के लिए। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका सिंगुलर? ही, सी, इट। सिंगुलर नाउन प्लस हैज़, और हैज़ के तुरंत बाद क्या यूज़ करना है आपको? ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ करना है? नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल। तो समझे इसे NPA, इसका मतलब है नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल। क्लियर? तो ये हो गया पॉजिटिव का फॉर्मूला। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। हैज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तब पॉजिटिव में क्या यूज़ करते हैं हम? हैज़ यूज़ करते हैं। फिर आपने क्या यूज़ किया? ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ इंसान के पास हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मेरे पास मार्कर है, उसके पास मार्कर है, उसके पास पैसे हैं, रवि के पास पैसे हैं। एग्जांपल देकर रवि के पास पैसे हैं, रवि हैज़ मनी। और याद रखें मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव। पहले हम फॉर्मूले समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो नेगेटिव, तो याद रखें जब भी इसका नेगेटिव फ्रेम करें तो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? कि वो हैज़ के बाद नोट लगा के सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो याद रखें हैज़ के बाद नोट लगा के सेंटेंस को फ्रेम तब करने की ज़रूरत होती है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के वाक्य किससे बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत। और हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव किससे बनते हैं? डू नॉट और डज नॉट से। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज नॉट से बनते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो यहाँ देखें कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या आपका? ही, सी, इट, और S.N का मतलब हो गया सिंगुलर नाउन। तो उसके साथ क्या यूज़ करना है आपको? डज। क्या यूज़ करना है? डज। उसके बाद क्या यूज़ करना है इसमें? नोट। और नोट कौन से नंबर पर आता है आपका? हमेशा 3rd नंबर पे टेंसेस के अकॉर्डिंग याद रखें। सब्जेक्ट हो गया 1st नंबर, डज हो गया 2nd नंबर, नोट कौन से नंबर पर? 3rd नंबर पे। और एक बात याद रखनी है कि डज जहाँ पर भी आया है वहाँ पर हमेशा मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे क्योंकि डज में ऑलरेडी ES, अर्थात इसमें ऑलरेडी ES शामिल है। यहाँ हमने S यूज़ किया था, तो याद रखें यहाँ पर ES ऑलरेडी है। तो हमें पता है कि हैज़ और हैव दोनों होती है फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है? दोनों फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर? तो हमने क्या यूज़ कर दिया? यहाँ पर हैव का यूज़ कर दिया। रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ES है। क्लियर? उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या पार्ट आएगा आपका? नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरोगेटिव, अर्थात जब भी आपको प्रश्न करने की ज़रूरत हो। किसकी? प्रश्न करने की। तो याद रखें जब भी आपको प्रश्न करने की ज़रूरत हो तो आप हमेशा डज से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले नेगेटिव समझे यहाँ पर एग्जांपल से, रवि के पास पैसे नहीं है। सेंटेंस क्या बनेगा? रवि डज नॉट हैव मनी। रवि डजंट हैव मनी। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने की ज़रूरत हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले फॉर्मूला देखें। डज, ही, सी, इट, S.N मतलब हो गया सिंगुलर नाउन प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या यूज़ करेंगे? एंड क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल। तो डज से क्वेश्चन कैसे करेंगे? सुनने ध्यान से। क्या रवि के पास पैसे हैं? अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ या वस्तु किसी भी इंसान के पास हो तो इसके लिए हम किस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्मूले के तहत फ्रेम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार
हमें बोलने की ज़रूरत होती है। तो याद रखें, जब भी सब्जेक्ट के बाद हैज़ेव आए, हैज़ेव के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस प्रकार के फॉर्मूले का अर्थ होता है कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास है से अर्थ होता है, अर्थात वर्तमान में है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हैज़ेव यूज़ किया। अब बात करते हैं इंटरोनेगेटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो यहाँ समझें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो प्रश्न भी कर रहा है तो किससे करेंगे, यहाँ पर डस से करेंगे, प्लस आपका ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लस नोट कौन से नंबर पर आपका, थर्ड नंबर पे नोट आपका, प्लस आपको क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। सिंपल याद रखें कि पॉजिटिव में हैज़ यूज़ करेंगे, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, सिंगुलर के साथ हमेशा हैव यूज़ करेंगे, और जब आपका प्लूरल हो वहाँ तो आपको हैव यूज़ करना ही, वो पढ़ेंगे आगे। इसके बाद क्या यूज़ करें, ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है आपको कि जब भी आपको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलने की ज़रूरत हो तो फॉर्मूला क्या होगा, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या होगा, देखें, क्या रवि के पास पैसे नहीं है, डज रवि नॉट हैव मनी। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्पोकन के लहजे से, तो इसे नोट डाउन कर लें आप। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल की। पहले हम सिंगुलर के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने सिंगुलर रूल्स पढ़े, अब हम इन्हीं रूल्स के तहत हम समझेंगे कि कैसे हम इनका एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ करते हैं, ताकि और क्लियर हो समझने में। तो एग्जाम्पल देखें, पहले बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव की। पॉजिटिव का सेंटेंस है, हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एग्जाम्पल है, रवि के पास किताबें हैं। तो देखा आपने यहाँ पर, कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास वर्तमान में है तो इस प्रकार के वाक्य किससे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ेव प्लस ऑब्जेक्ट के तहत। तो रवि यहाँ पर सिंगुलर नेम है तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। रवि हैज़, अब किताबें, किताबें बहुत ज़्यादा है या बहुत सारी है तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, बुक्स। क्या यूज़ करेंगे, बुक्स। यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। अगर सेंटेंस ऐसा होता है रवि के पास किताब है, तब सेंटेंस कैसे होता है, रवि हैज़ ए बुक। बट किताबें प्लूरल है तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, बुक्स, और आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो रवि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, और हैज़ यहाँ पर इकलौती क्रिया होने के कारण कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में। बुक्स यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट तो है बट है क्या, एक नाउन है। क्या है आपका, एक नाउन है। नेगेटिव देखें, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है कि रवि के पास किताबें नहीं है। सेंटेंस क्या बनेगा, रवि के पास किताबें नहीं है। तो रवि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नेम है, और जब भी नेगेटिव बने और कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास नहीं है तो याद रखें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट यूज़ करें, उसके साथ हैव यूज़ करना है। देखिए सेंटेंस जैसे बनेगा, रवि डज नॉट हैव बुक्स, रवि डज नॉट हैव बुक्स। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसका इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक का एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक सेंटेंस की, कि प्रश्नवाचक सेंटेंस को आप किस तरीके से फ्रेम करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। सेंटेंस क्या बनेगा, जब भी प्रश्न करोगे, क्या रवि के पास किताबें हैं, क्या रवि के पास किताबें हैं, एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डज रवि, तो यहाँ पर हैव यूज़ करेंगे। याद रखें जहाँ पर भी आप डज यूज़ करते हैं उसके साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। और अगर हैज़ लिखा हुआ मिल जाए तो सेंटेंस क्या होगा, यदि हैज़ लिखा हुआ मिल जाए इसके साथ तो सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग। तो डज के साथ क्या आता है, हैव आता है। अच्छे से माइंड में फिट कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ पर हैज़ करके एरर दी जाती है। स्पोकन के लिए भी याद रखें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे याद रखें। तो डज रवि हैव बुक्स, डज रवि हैव बुक्स। क्लियर। तो क्या रवि के पास किताबें हैं, तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, डज रवि हैव बुक्स। और कई बार मैंने स्टूडेंट को कहते हैं सुना हैव रवि बुक्स, तो गलत है। आप याद रखें कि जब भी आपका कोई भी चीज़
किसी इंसान के पास है या क्वेश्चन करने की ज़रूरत हो तो डस या डू से करे, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो हैव से कभी भी क्वेश्चन ना करें। अब बात करते हैं कि इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेगा। तो क्या रवि के पास किताबें नहीं हैं? क्या रवि के पास किताबें नहीं हैं? क्या रवि के पास किताबें नहीं हैं? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डज रवि नॉट हैव बुक्स? डज रवि नॉट हैव बुक्स? डज यहाँ पर क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। रवि क्या है? सब्जेक्ट। नॉट थर्ड नंबर पे यूज किया है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। बुक्स यहाँ पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट अर्थात नाउन है। तो हमने अभी समझा कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो दोबारा मैं रिपीट करवा रहा हूँ, सेंटेंस सुने ध्यान से। रवि के पास किताबें हैं, पॉजिटिव का सेंटेंस है, रवि के पास किताबें हैं, रवि हैज़ बुक्स। नेगेटिव सेंटेंस, रवि के पास किताबें नहीं हैं, रवि डज नॉट हैव बुक्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न करते हुए कैसे करेंगे? क्या रवि के पास किताबें हैं? डज रवि हैव बुक्स। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या रवि के पास किताबें नहीं हैं? डज रवि नॉट हैव बुक्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं जिससे कि हमारी लैंग्वेज ईजी हो जाएगी। और याद रखें, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप जो इंग्लिश सीखेंगे वो इतनी परफेक्ट होगी कि आप लाइफ टाइम उसे नहीं भूलोगे। और आप चाहो तो किसी को समझा भी सकते हो और पढ़ा भी सकते हो, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रीफली पढ़ रहे हैं। और ये इंग्लिश उन्हीं के लिए है जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियोस को पूरा का पूरा देखें, और चाहे तो आप 20 से 25 बार वीडियोस को देखें, जिससे क्या होगा? आपका रिवीजन अच्छा होगा। अब हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये नाउन का एग्जाम्पल था, एक प्रोनाउन का समझ लेते हैं। अब मैं आपको प्रोनाउन का एग्जाम्पल केवल बोल के समझाऊंगा, आपको उसे होमवर्क में करना है। तो समझे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल किसका? पॉजिटिव का। उसके पास मेरी चाबियां हैं। उसके पास मेरी चाबियां। हमने ये समझा कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास प्रेजेंट में हो, इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत की जाती है। तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? उसके पास मेरी चाबियां हैं। बंदा सिंगुलर है तो ही के साथ क्या यूज़ करते हैं? हैज़। ही हैज़ मेरी चाबियां, तो ही हैज़ माई कीज़। अब जो आपने माई यूज़ किया, ये किसका पार्ट है? ये आपका एक प्रोनाउन का पार्ट है। तो याद रखें, इस तरीके से आपने हैज़ हैव के तुरंत बाद एक नाउन यूज़ करके या प्रोनाउन यूज़ करके या आर्टिकल यूज़ करके सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत बोल सकते हो। और साथ ही साथ इस प्रकार के वाक्य स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका नेगेटिव कैसे फ्रेम होगा? ध्यान से समझे इसे। उसके पास मेरी चाबियां नहीं है, तो कैसे बनेगा? ही। अब ही के बाद क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट या फिर डज नॉट। तो याद रखें, ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट। अगर आपको अभी भी अगर प्रॉब्लम है कि ही सीट के साथ डज नॉट यूज़ करें, डू नॉट यूज़ करें, तो प्लीज़ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वीडियो लेक्चर है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके देखें और अपने इस डू नॉट और डज नॉट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो अब देखें यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा? ही डज नॉट हैव माई कीज़। उसके पास मेरी चाबियां नहीं है। ही डज नॉट हैव, और डज के तुरंत बाद क्या यूज़ करते हैं? हमेशा हैव यूज़ करते हैं। याद रखें, ही डज नॉट हैव माई कीज़। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? अर्थात प्रश्न कैसे करेंगे? क्या उसके पास मेरी चाबियां हैं? डज ही हैव माई कीज़। क्या उसके पास मेरी चाबियां नहीं हैं? डज ही नॉट हैव माई कीज़। तो आपने समझा यहाँ पर कि कैसे हमने ये प्रोनाउन का एग्जाम्पल समझा। और इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल ले सकते हो कि उसके पास मेरे पैसे हैं, ही हैज़ माई मनी। उसके पास तुम्हारा मोबाइल है, ही हैज़ योर मोबाइल फ़ोन। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका स्पोकन क्लियर हो। मेरा मकसद ये है कि आपको फॉर्मूले समझाना और एक एक एग्जाम्पल समझाना, जिससे कि आप और एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करें। तो ये एग्जाम्पल था प्रोनाउन का। अब हम समझते हैं थर्ड एग्जाम्पल आर्टिकल का, कि कैसे हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल आपका प्रोनाउन का। उसके पास बाइक है। उसके पास बाइक है। सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज़ ए बाइक।
और बाइक आपको पता है कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। और एक बाइक की बात, इसलिए हमने क्या उसके यहाँ पर आर्टिकल यूज़ कर दिया, अर्थात हैज़ हैव के तुरंत बाद अगर आर्टिकल यूज़ कर दे तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत बोले जाते हैं। ये क्या हो गया आपका आर्टिकल। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, उसके पास बाइक है, ही हैज़ अ बाइक। नेगेटिव क्या फ्रेम होगा, उसके पास बाइक नहीं है, ही डज नॉट हैव ए बाइक। इंटरोगेटिव क्या उसके पास बाइक है, डज ही हैव ए बाइक। और इंटरोगेटिव क्या उसके पास बाइक नहीं है, डज ही नॉट हैव ए बाइक। तो इस तरीके से हमने समझा कि हम सेंटेंस को कैसे नेगेटिव, इंटरोगेटिव की तरह भी फ्रेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये था आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब हम समझते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए समझेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप रिपीट वीडियो को देखें, और फिर भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं प्लूरल, फॉर प्लूरल। तो पॉजिटिव सेंटेंस, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल नाउन। क्या हो आपका प्लूरल नाउन, तब क्या यूज़ करेंगे आप, तब यूज़ करेंगे हैव का यूज़ करेंगे। क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास मार्कर है, आई हैव ए मार्कर। तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव ए मोबाइल फ़ोन। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हैव के बाद क्या यूज़ किया हमने, ऑब्जेक्ट। और याद रखें ऑब्जेक्ट में क्या क्या यूज़ करेंगे हम, ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे हम नाउन या प्रोनाउन या फिर आर्टिकल। क्लियर। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तब याद रखें कि नेगेटिव कैसे फ्रेम होगा इसका, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर आपका प्लूरल नाउन। क्या मतलब पी.एन का मतलब प्लूरल नाउन। तब किससे क्वेश्चन करोगे, डू नॉट से। किससे करोगे क्वेश्चन, डू नॉट से क्वेश्चन करोगे। उसके बाद क्या आएगा आपका हैव, और हैव के तुरंत बाद क्या यूज़ करोगे आप, एक ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। क्लियर है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, आई वी यू दे, प्लूरल नाउन ये सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेगेटिव, आई वी यू दे, प्लूरल नाउन, डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। इंटरोगेटिव अर्थात जब भी हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन करने की जरूरत हो, इंटरोगेटिव। तो समझे यहाँ पर इंटरोगेटिव को, जब भी आपको प्रश्न करना हो किससे करेंगे, डू से करेंगे, प्लस आई वी यू दे, प्लूरल नाउन प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो याद रखें कि जब भी आपको याद रखने की प्रैक्टिस करनी तो कैसे करेंगे, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू राम एंड श्याम। इस तरह से प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इस सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है। तो क्वेश्चन करते वक्त किससे करेंगे, डू से करेंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। अब बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव का मतलब होता है आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक। जब भी आपको प्रश्न भी करना हो, नेगेटिव वर्ड भी आए, तो फॉर्मूला किससे होगा, आपका डू से स्टार्ट करेंगे, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से ही। आई वी यू दे, प्लूरल नाउन प्लस नॉट। नॉट कौन सा नंबर पर आएगा आपका, थर्ड नंबर पे। देखें यहाँ पर डू यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट, नोट कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पे, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो याद रखें कि चाहे आपका डज हो चाहे आपका डू हो, उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हमेशा हैव ही यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है। डज जहाँ पर भी लिखा हुआ मिले उसके तुरंत बाद भी हैव यूज़ करेंगे, और डू जहाँ पर भी लिखा हुआ मिले उसके तुरंत बाद भी क्या आता है, हैव का यूज़ ही करते हैं। तो ये समझे हमने फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं प्लूरल के एग्जाम्पल के बारे में। तो ये था आपका फॉर्मूले का पार्ट। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम्पल के पार्ट के बारे में। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस। किसका है, पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस। तो देखें यहाँ पर, तुम्हारे पास पेन है। सेंटेंस क्या है, तुम्हारे पास पेन है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू हैव ए पेन। अभी हमने जस्ट समझा कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, और पेन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए। तो यू हैव ए पेन। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव की, कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य बोलने की ज़रूरत पड़े कि तुम्हारे पास पेन नहीं है, तो बहुत सारे
स्पोकन में क्या बोलते थे कि यू हैव नॉट ए पेन, बट ये सेंटेंस गलत है। याद रखें कि यदि ये सेंटेंस में अगर इस तरह से सेंटेंस फ्रेम हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो नेगेटिव किससे बनता है? यू डू नॉट हैव ए पेन। किससे बनेगा? तुम्हारे पास पेन नहीं है, तुम्हारे पास पेन नहीं है। तो सेंटेंस में याद रखें यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट यूज़ करें या डज नॉट? तो याद रखें यू यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट। यू डू नॉट, और डू के साथ भी क्या आता है? हमेशा हैवी आता है। यू डू नॉट हैव ए पेन। तो ए यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया हमने? आर्टिकल। क्लियर है? पेन यहाँ पर सिंगुलर है और काउंटेबल है और कॉमन नाउन है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? आर्टिकल ए का यूज़ किया है। तो तुम्हारे पास पेन नहीं है, यू डू नॉट हैव ए पेन। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव नेगेटिव को समझा कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कैसे फ्रेम करें। अब हम बात करते हैं कि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्न करते वक्त हम सेंटेंस में कैसे प्रश्न करेंगे। तो एग्जाम्पल समझे यहाँ पर ध्यान से। इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो देखिए यहाँ पर, क्या तुम्हारे पास पेन है? क्वेश्चन मार्क। तो याद रखें जब भी अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ इंसान के पास होने की बात हो रही है और क्वेश्चन करने की बात हो रही है, तो वहाँ पर याद रखें जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू से क्वेश्चन करें, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज से क्वेश्चन करें। हैज़ हैव से यहाँ पर किसी भी तरह से क्वेश्चन ना करें, क्योंकि वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो याद रखें यहाँ पर तुम्हारा यू यहाँ पर क्या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो क्या यूज़ करेंगे? डू। तो डू यू हैव ए पेन? डू यू हैव ए पेन? तो इस तरह से हम सेंटेंस को समझा कि इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्न करते हुए कैसे करेंगे। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव ए पेन? अब नेक्स्ट समझते हैं इंटरोनेगेटिव। क्या समझते हैं? इंटरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। सेंटेंस देखें यहाँ पर, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू नॉट हैव ए पेन? डू यू नॉट हैव ए पेन? डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नॉट कौन से नंबर पर यूज़ किया? थर्ड नंबर पे। हैव यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक क्या है? आर्टिकल। पेन यहाँ पर क्या है? एक नाउन है, लेकिन पहले आपने आर्टिकल यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर हमने समझा कि कैसे हम सेंटेंस में हैज़ हैव के तुरंत बाद यदि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं आए तो उसके स्थान पर नाउन प्रोनाउन आर्टिकल का यूज़ करके सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत बोल सकते हैं। और सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़, किसी भी इंसान के पास हो। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम किया। अब सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया उसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुने ध्यान से। तुम्हारे पास पेन है, यू हैव ए पेन। तुम्हारे पास पेन नहीं है, यू डू नॉट हैव ए पेन। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव ए पेन? क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? डू यू नॉट हैव ए पेन? तो इस तरीके से हमने समझा कि सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। अब हम इसका प्रोनाउन का और एक नाउन का एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे हम नाउन और प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपको नाउन और प्रोनाउन क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप नाउन और प्रोनाउन का वीडियो लेक्चर भी देखें, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी आप नाउन और प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे कि आपका नाउन और प्रोनाउन भी क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये पॉजिटिव का ही सेंटेंस है और सेकेंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। तो अब बात करें नाउन के लिए कैसे नाउन का सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो सेंटेंस है यहाँ पर, उनके पास कारें हैं। उनके पास कारें हैं, उनके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? दे। वो दे के साथ क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव यूज़ करेंगे, दे हैव। और कार यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, दे हैव कार्स। उनके पास कारें हैं, दे हैव कार्स। तो कार यहाँ पर क्या? एक नाउन है, क्या यूज़ कर दिया आपने? एक नाउन यूज़ कर दिया। है यहाँ पर कौन सी फॉर्म में पड़ेगी? फर्स्ट फॉर्म में। दे यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव कैसे फ्रेम होगा समझे ध्यान से। आप इसे घर पे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, जिससे कि आपको एक क्लियर हो जाए। तो समझे यहाँ पर नेगेटिव कैसे होगा। उनके पास कारें नहीं हैं, दे डू नॉट हैव कार्स। क्या उनके पास कारें हैं? डू दे हैव कार्स। क्या उनके पास कारें नहीं है? डू दे नॉट हैव कार्स। तो आप घर पे बोलने की प्रैक्टिस भी करें विथ हिंदी विथ इंग्लिश, जिससे कि आपका जो स्पोकन है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका प्रोनाउन का एग्जाम्पल, पॉजिटिव का ही। हमारे पास तुम्हारी कार है।
हमारे पास तुम्हारी कार है, हमारे पास, हमारे लिए यूज़ करते हैं वी हैव, तुम्हारी कार मतलब योर कार, वी हैव योर कार, हमारे पास तुम्हारी कार है तो वी हैव योर कार। वी यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में। रीज़न ही कि आगे किसी भी मेन वर्ब का यूज़ आपने नहीं किया है, और हैव यहाँ पर इकलौती क्रिया होने के कारण कौन सी फॉर्म में पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में। योर कार यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है आपका, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, योर यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर है? तो हमारे पास तुम्हारी कार है, वी हैव योर कार। हमारे पास तुम्हारी कार नहीं है, वी डू नॉट हैव योर कार। क्या हमारे पास तुम्हारी कार है, डू वी हैव योर कार। क्या हमारे पास तुम्हारी कार नहीं है, डू वी नॉट हैव योर कार। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो आज हमने बड़े इजी तरीके से पढ़ा कि जब भी कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास हो तो हम कैसे उस सेंटेंस को फॉर्मूले की तरह फ्रेम कर सकते हैं और कैसे हम स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, यू विल नीड टू डू इट प्रैक्टिस। So you will do practice because we know very well practice makes a man perfect. So guys, try to do it practice, revise these sentences and try to do it practice very well. Then definitely you are able to understand this language and you are able to speak English clearly. You know very well that English is the most important part of our life. So try to do it practice and keep revise your sentences, keep revise your formulas, keep revise your examples. Definitely one day you are able to speak fluent English. So आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।